रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज हमारे पास पेपर के अंदर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईटी के कभी भी टेस्ट हो तो सीलिएक डिजीज लाजमन आती है। अब क्वेश्चन या सिनेरियो के अंदर हम उन्होंने हमें एक सिचुएशन दी होती है और उसमें से हमने डायग्नोस करना होता है कि ये सीलिएक डिजीज आई है। तो किस तरीके से हम डायग्नोस पिक करते हैं, जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें वो इस बात कहे कि कोई बंदा है उसको क्रोनिक डायरिया है, काफी देर से उसका डायरिया चलता चला जा रहा है, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा उसका डायरिया हो गया है, उसको डायरिया हुआ है और इसके साथ साथ उसकी हीमोग्लोबिन भी लो है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी मिल रहा है। और इसके अलावा वो जो पर्सन है वो पेल होता है। वैसे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर जो पेल लुकिंग है वो हमारे पास क्रोनिक डायरिया की वजह से हो रही होती है। और इस डायरिया के अंदर जो हमारे पास स्टूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो मेनली हमारे पास बल्कि ग्रीसी और फाउल स्मेलिंग स्टूल्स होते हैं, जिसके अंदर कोई म्यूकस और ब्लड नहीं होता। तो बल्कि ग्रीसी फाउल स्मेलिंग स्टूल जहां कभी सिनेरियो के अंदर नजर आए कि बल्कि ग्रीसी और फाउल स्मेलिंग स्टूल्स हैं, तो हमारा दिमाग सीलिएक डिजीज की तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि इसके इतनी ज्यादा मैल अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो जो वेट और हाइट होती है वो बिलो होती है उस पर्सन की फॉर द एज, यानी कि जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं कि इस एज के ऊपर इतना वेट और इतनी हाइट होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। आमतौर पर सीरियस डिजीज बच्चों के अंदर भी हो सकती है, बड़ों के अंदर भी हो सकती है, लेकिन अक्सर सिनेरियो के अंदर चिल्ड्रन आ रहा होता है, क्योंकि ये डिजीज 6 से 24 मंथ्स के अंदर मेनली मैनिफेस्ट कर रही होती है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन मिल रहा हो हमें सिनेरियो के अंदर, या फिर वो लिख दे कि बंदा जो है वो रोटी या यानी कि वो इंसान जो भी है अनएबल टू टोलरेट है वीट, उसके अलावा फिर बार्ले और राय, ठीक है, यानी कि इन चीजों को वो टोलरेट नहीं कर रहा है सिनेरियो के अंदर, या फिर ये बात लिखी हो, या फिर लिखा हो कि प्रोट्यूबरेंट एब्डोमन है और फ्लैट बटेक्स है, यानी कि बटेक्स की वेस्टिंग हुई हुई है और जो एब्डोमन है वो प्रोट्यूबरेंट है। इसके अलावा फिर हमारे पास वो सिनेरियो के अंदर इस तरह की बात लिखी है कि उसको डायरिया नहीं था, लेकिन उसको सीरियल्स खाने से, वीट और बार्ले या राय खाने, इस तरह की चीजें खाने से जिसके अंदर गंदम वगैरह होती है, वो खाने से उसके स्टूल स्टार्ट हो गए। या फिर वो सिनेरियो के अंदर लिख दे के सीरोलॉजी करवाई और सीलिएक एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जो थी वो पॉजिटिव आ गई। तो ये सारे जो सिनेरियो है वो सीलिएक डिजीज की तरफ लेके जा रहे होते हैं। यानी कि अब मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन से आप लोग डायग्नोस कर लेंगे कि सीलिएक डिजीज को पूछा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीलिएक डिजीज को। सीलिएक डिजीज के हमारे पास दो और नाम है। एक हम इसको बोलते हैं सीलिएक स्प्रू और एक हम इसको बोलते हैं ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। सीलिएक डिजीज से सीलिएक स्प्रू याद रहेगा नाम से, और सेकंड है हमारे पास ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। देखते हैं सीलिएक डिजीज की डेफिनेशन कि सीलिएक डिजीज होती क्या है। सीलिएक डिजीज हमारे पास है एक इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी। इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी ट्रिगर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ग्लूटेन containing foods such as wheat, rye, barley in genetically predisposed individuals। ये डेफिनेशन जो है वो मैंने बुक से लिखी है, और आमतौर पर जब भी वाइवा वगैरह होता है तो आप लोगों ने डेफिनेशन अपने से नहीं सुनानी होती, तो ये वाली चीज़ को रट्टा लगाना है। इसके अंदर हमारे पास जो 3 मेन लफ्ज़ हैं वो है इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी, यानी कि ये हमारे पास इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और हमारे पास हो किस वजह से रही है, ग्लूटेन खाने की वजह से हो रही है, और किन लोगों के अंदर हो रही है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स के अंदर। इस डेफिनेशन के अंदर ये 3 की वर्ड्स हैं, इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी ट्रिगर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ ग्लूटेन कंटेनिंग फूड सच एज व्हीट, राई, बार्ले इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो राइस है, चावल खाने से कुछ नहीं होता, आप लोग वो आराम से खाएं क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। मैं ये जो सीलिएक डिजीज़ की वीडियो है ना, वो हर बुक से बना रहा हूँ। मतलब कि इसके लिए मैंने पीट्स की बुक से भी कंटेंट लिया है, और इसके अलावा मेडिसिन से डेविडसन से भी लिया है, परवेज़ अकबर से भी लिया है, और पैथोलॉजी बिग रोबिन से भी इसका कंटेंट लिया है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप लोगों का सीलिएक डिजीज़ का एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। आप लोगों ने इसलिए ये नहीं देखना कि मैंने मुख्तलिफ बुक से देखकर बना दिया, असल में ये इस तरह बनाई गई है कि आप लोगों का एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सीलिएक डिजीज़ की अब हम ना क्या डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, वो डायग्नोस पूछेगा, वो कर लेंगे। वाइवा के अंदर उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, अब वो भी कर लेंगे। थर्ड नंबर पे ना इसका अब है कि ना इसकी इनहेरिटेंस किस तरह से है और इंसिडेंस किस तरीके से है। आमतौर पर ये पेपर के अंदर नहीं आता, इसलिए मैं ये थोड़ा जल्दी से बताऊँगा। इनहेरिटेंस और इंसिडेंस ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे भी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस इसकी ये है कि ये पॉलीजेनिक है। इनहेरिटेंस यानी कि जेनेटिक वीट के ज़रिए फैलती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ज़रिए भी फैलती है। इंसिडेंस ये है कि 1 in 3000 बर्ड्स और अप टू 2 to 5% ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैव सिम्टोमेटिक एंड 10% हैव एसिम्टोमेटिक डैमेज टू स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, यानी कि 2 से 5% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर हमारे पास होती है सीलिएक डिजीज़, और 10% लोगों के अंदर एसिम्टोमेटिक इंटेस्टाइनल म्यूकोजा डैमेज हो रही होती है।
इसके अलावा हमारे पास ना कुछ डिजीज़ एसोसिएशन है, वो मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। और इंडिविजुअल्स विद सर्टन HLA टाइप्स लाइक DR3, DR4, DQ, W2 एंड B8 आर एट हायर रिस्क। ठीक है, तो ये इसके इनहेरिटेंस और इंसिडेंस ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं भी समझ लगी तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ द सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ के अंदर आप लोग याद रखें कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी सारी की सारी डाइट जाती है इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर। अब कंसिडर कर लें कि ये जो सारा दिखाया गया है ना, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है। अब हमने एक ऐसी डाइट खाई जिसके अंदर थी ग्लूटिन, और बंदा जो है वो है ग्लूटिन सेंसिटिव, यानी कि वो ग्लूटिन को नहीं खा सकता। हमारे पास ग्लूटिन के अंदर ये समझ लीजिए कि ये सारा का सारा ये जो मॉलिक्यूल दिखाया गया है ये है ग्लूटिन। अब ग्लूटिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिन। इस ग्लाइडिन को हमारे पास ग्लूटिन होता है, ग्लूटिन के अंदर कंपोनेंट होता है ग्लाइडिन। असल में ग्लूटिन आता है, उसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और उस एंजाइम्स के एक्ट करने के बाद हमारे पास एक प्रोड्यूस होता है कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिन। इसको अगर लंबा नाम आप इसका देखना चाहें तो हम इसको बोलते हैं 33 अमाइनो एसिड अल्फ़ा ग्लाइडिन पेप्टाइड। ये देखें, ये नाम लिखा हुआ है 33 अमाइनो एसिड अल्फ़ा ग्लाइडिन पेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है 33 अमाइनो एसिड अल्फ़ा ग्लाइडिन पेप्टाइड। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास ना ही पेनक्रियास, ना ही स्टमक और ना ही इंटेस्टाइनल प्रोटीएजेस होते हैं जो कि इसकी ब्रेक डाउन कर सकें। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास आता है जब, तो ये हमारे पास ब्रश बॉर्डर के ऊपर आके, इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के ऊपर आकर इंटरल्यूकिन 15 की प्रोडक्शन करवाता है। इंटरल्यूकिन 15 आगे से क्या करते हैं, मतलब ये ग्लाइडिन की वजह से इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये अनब्रेकेबल है, और ये जब एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के ऊपर तो इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस होगा। इंटरल्यूकिन 15 जो होगा वो आगे हमारे पास CD8 और इसके अलावा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। क्या प्रोड्यूस करवाएगा हमारे पास आगे से, ये CD8 और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस होगा ग्लाइडिन की वजह से, जो कि आगे प्रोड्यूस करवाएगा आएगा CD8 प्लस इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो आगे से हमारे पास CD8 और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। ये अब आगे से क्या करते हैं, ये CD8 और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास इस एपिथेलियम के ऊपर, ये जो सारी की सारी ये एपिथेलियम हमारे पास शो की गई है, इस सारी एपिथेलियम के ऊपर हमारे पास क्या करते हैं, वो NKG2D को एक्टिवेट करवाते हैं, और MICA को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है, MICA को एक्टिवेट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास म्यूकोजल एपिथेलियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये म्यूकोजल एपिथेलियल डैमेज होती है तो ये जो ग्लाइडिन होता है इसके और ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे क्योंकि पहले तो ब्रश बॉर्डर था, ग्लाइडिन था, उसने इंटरल्यूकिन 15 को प्रोड्यूस करवाया, इंटरल्यूकिन 15 ने NKG2D को प्रोड्यूस करवाया, साथ MICA को एक्सप्रेस करवाया, जिसकी वजह से म्यूकोजल डैमेज हुआ। और जिसकी वजह से अब क्योंकि म्यूकोजल डैमेज हो गया, पहले तो वो ब्रश बॉर्डर के जरिए आ रहा था और इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस करवाता, लेकिन अब म्यूकोजा हमारे पास क्या हो गई है, ये देखें यहाँ पे सारी म्यूकोजा डैमेज हो गई है। तो ये जो ग्लाइडिन पेप्टाइड है ये डायरेक्टली हमारे पास ऐसे आ जाएगा लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, क्योंकि ये सारे हमारे पास एपिथेलियल सेल्स से, ये उसके ऊपर हमारे पास ब्रश बॉर्डर और विलाई वगैरह थे। अब क्या हो गया, जब ये सारे डैमेज हो गए तो नीचे से सारा हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया, म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ग्लाइडिन जो होगा वो लैमिना प्रोप्रिया में आ जाएगा। जब लैमिना प्रोप्रिया के अंदर वो आएगा तो वहाँ पे हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया में एक एंजाइम पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं TTG, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंजाइम इस ग्लाइडिन को तोड़ देगा, और ग्लाइडिन को तोड़ के हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बना देगा जिसका नाम है डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन, जिसका नाम है हमारे पास डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन। ये डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन जो होता है दो काम आगे से, डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन ने क्या करना है, इसने हमारे पास HLA को एक्टिवेशन करवानी है। HLA DQ2 और DQ8 इन दोनों की एक्टिवेशन करवानी है। ये क्या चीज़ें होती हैं, हमारे आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर हमारे पास HLA DQ2 और DQ8 इन ये पड़े होते हैं। इन दोनों की जब एक्टिवेशन हो जाएगी तो ये हमारे पास आगे फर्दर T सेल्स को एक्टिवेट करवा देगा। ये T सेल्स हमारे पास इंटरफेरोन गामा को प्रोड्यूस करेंगे, और इंटरफेरोन गामा आगे से फर्दर म्यूकोजल डैमेज करवाएगा। इसके अलावा T सेल रिसेप्टर्स ने एक और काम करना है, क्योंकि हमें पता है कि T सेल रिसेप्टर आगे से फर्दर हमारे पास एंटीबॉडी B सेल प्रोड्यूस करवाएंगे, और B सेल्स हमें पता है कि B सेल्स ने हमेशा एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन करवानी होती है। ठीक है, तो आगे से हमारे पास 3 तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास 3 तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, एंटी ग्लाइडिन,
एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडी और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज़। अब आप लोगों को ये बात अगर समझ लग रही हो तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था। सबसे पहले ये हमारे पास, अगर मैं इस सर्वे को कंप्लीट कर दूं तो सबसे पहले ये है कि एक बंदा है वो ग्लूटेन सेंसिटिव है। उसने एक जल्दी एक क्विक समरी है ये, ठीक है, बात की सारी की। उसने ग्लूटेन सेंसिटिव डाइट खाई है, तो ग्लूटेन खाने की वजह से जब उसने ग्लूटेन खाई तो ग्लूटेन की हमारे पास ब्रेकडाउन हुई और ग्लाइडिन प्रोड्यूस हुआ। उस ग्लाइडिन ने जाकर म्यूकोजल एपिथेलियम के ऊपर एक्ट किया, इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस करवाया, जिसे NKG2D प्रोड्यूस करवाया, जिस और उसके अलावा इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से सारा म्यूकोजल डैमेज हुआ। म्यूकोजल डैमेज होने की वजह से ग्लाइडिन फिर अंदर आया और ग्लाइडिन अंदर आने के बाद उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट किया, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, जिसने इस ग्लाइडिन को तोड़ के डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन बना दिया। वो उसके डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन ने हमारे पास HLA-DQ2 और DQ8 को एक्टिवेट किया ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उन्होंने आगे टी सेल्स को एक्टिवेट किया, टी सेल्स ने इंटरफेरोन गामा प्रोड्यूस करवाया और फर्दर म्यूकोजल डैमेज करवाई। और टी सेल रिसेप्टर्स ने आगे बी सेल हमारे पास प्रोड्यूस करवाए और बी सेल्स ने हमारे पास 3 तरह की एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटी ग्लाइडिन, देखें ग्लाइडिन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो ये नाम याद रखना आसान है, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़। उसके अलावा फिर टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज हमारे पास एंजाइम था, तो हमारे पास जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो उसके ऑपोजिट वाली है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज़। ये भी याद रखना आसान है। और लास्ट हमारे पास आ जाता है एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडीज़। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ लगी होगी सारी पैथोजेनेसिस की। हमारे पास आती है सीलिएक डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। एक बात यह है कि इसके अंदर हमारे पास, पहली बात यह है कि हमारे पास इसके अंदर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल CD8+ T लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है? इंक्रीज नंबर ऑफ CD8, इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल CD8 लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल CD8 एंड T लिम्फोसाइट्स, ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, ठीक है। सेकंड बात अब आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर हमारे पास क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो रहा है। मैं आप लोगों को भी डायग्राम के अंदर दिखाऊंगा कि क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तीसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर विलस एट्रोफी हो रही है, ठीक है। 3 बातें हो गई, यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं इसके अंदर, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो रहा है और विलस एट्रोफी हो रही है। चौथी बात आप लोग लिख लें कि लॉस ऑफ म्यूकोजल एंड ब्रश बॉर्डर सरफेस एरिया। अगर आप लोग, और इसके अलावा एक और बात मुझे याद आ गई, वो भी लिखना लाजमन ज़रूरी है, और वो है 5वीं बात, वो है कि प्लाज्मा सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, मास सेल्स एंड इयोसिनोफिल्स। ये चीज़ें आप लोगों ने, ये 5 बातें आप लोगों ने लिख दी तो समझ लें मॉर्फोलॉजी कंप्लीट है। पहला पॉइंट आप लोग लिखें इंक्रीज नंबर ऑफ CD8 एंड इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। दूसरी बात आप लोग लिखें क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। तीसरी बात लिखें विलस एट्रोफी। चौथी बात लिखें रोस ऑफ म्यूकोजल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। और 5वीं बात लिखें कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, इयोसिनोफिल्स एंड ये प्लाज्मा एंड मास सेल्स, ठीक है। ये 5वीं बात लिख दें तो बहुत है। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने बस यही बातें याद रखनी है। तो हमारे पास आ जाती हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के या क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के अंदर अगर हम बात की जाए ना, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ठीक है, GIT के सिम्टम्स। GIT के सिम्टम्स के अंदर हमारे पास मेनली जो होता है, क्या हो रहता है कि एक बंदा जो जिस शिकायत के साथ आता है वो हो सकता है कि उसको डायरिया हो, इसके अलावा डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो, इसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, रेक्टल प्रोलैप्स, एप्थस स्टोमाटाइटिस और इंटरसब्सप्शन। अब इस सारे इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं, इस सारों में से कुछ जो भी याद रहते हैं वो बेहतर हैं, लेकिन डायरिया, वोमिटिंग, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, रेक्टल प्रोलैप्स, एप्थस स्टोमाटाइटिस और इंटरसब्सप्शन, ये इनमें से जो भी आप लोगों को याद रह जाए आप लोगों को लिख लें। उसके बाद फिर आप लेकिन एक सिस्टम के तहत चलें कि आप लोगों ने GIT का सिस्टम बता दिया। उसके बाद फिर अब आप लोगों ने हीमाटोलॉजिकल सिम्टम्स बताए, जिसके अंदर मेनली हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जिस तरह कि हम पहले डायग्नोसिस डिस्कस करते हुए हम ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि बंदे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, जो कि हमें सिनेरियो के अंदर मिलेगा। इसके अलावा स्केलेटल सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि देखें हमारे पास आ रही थी, हमारे पास विलाय की, हमारे पास क्या हो रहा था, इंटेस्टाइनल विलाय की एट्रोफी हो रही थी। इंटेस्टाइनल विलाय की एट्रोफी की वजह से अब हमारे पास बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि विलाय का काम क्या होता है, विलाय आज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा
तो हमारे पास बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास बहुत से कैल्शियम लॉस हो जाएगा, विटामिन डी लॉस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और एनेमल हाइपोप्लेजिया ऑफ टूथ एंड यूज हो जाएगा। अगर मसल्स की बात की जाए तो हमारे पास मस्कुलर एट्रोफी होगी। जब न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स की बात की जाए तो हमारे पास थायमिन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास एपिलेप्सी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशंस, सेरिबेलर एटेक्सिया और इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। एंडोक्रिनोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो विटामिन डी और कैल्शियम की ना होने की वजह से जो बच्चा होगा वो शॉर्ट स्टेचर या बड़ा भी शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है या सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। डर्मेटोलॉजिक सिम्टम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रूफ के अंदर वो स्पेशली एक अलहदा से करके पूछता है कि स्किन सीलिएक डिजीज़ की वजह से हमारे स्किन के ऊपर कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, तो उसका नाम है हमारे पास डर्माटाइटिस हिपैटिफॉर्मिस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक पैच बन जाता है ओवर द नी के ऊपर बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो पैच कह लें या ब्लिस्टर्स कह लें, ब्लिस्टर्स हमारे पास बन जाते हैं। कहाँ कहाँ पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं? हमारे पास एल्बो के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, नीज के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, बैक के ऊपर और बटक्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम आमतौर पर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हैं तो हमें IgA डेपोजिशन मिलती है इन डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के ऊपर डर्माटाइटिस हिपैटिफॉर्मिस के अंदर। ये डर्माटाइटिस हिपैटिफॉर्मिस लिखा हुआ है। जब हम इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हैं तो हमारे पास डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के ऊपर IgA डिपॉजिट्स मिलते हैं। इसके अलावा डर्माटोलॉजी कंडीशंस के अंदर मेनली जो पूछता है ना वो यही प्रूफ के अंदर पूछता है, डर्माटाइटिस हिपैटिफॉर्मिस। सेकंड थिंग ये है कि एलोपीकिया एरिएटा बन जाता है। एलोपीकिया एरिएटा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हेड के ऊपर किसी खास जगह के ऊपर एक खास जगह से बाल उठ जाते हैं, एलोपीकिया एरिएटा। उसके अलावा एरिथीमा नोडोसम। रिस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात की जाए तो इडियोपैथिक पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस हो सकती है। अब सीलिएक डिजीज़ हमारे पास तीन तरह से मैनिफेस्ट करती है। एक हमारे पास होती है साइलेंट सीलिएक डिजीज़, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है पोटेंशियल सीलिएक डिजीज़ और एक हमारे पास होती है लेटेंट सीलिएक डिजीज़। ये हमारे पास इन तीन तरीक़ों से मैनिफेस्ट करती है। साइलेंट सीलिएक डिजीज़ से मुराद ये है कि मतलब कि जो वो लोग जिनको सीलिएक डिजीज़ है लेकिन उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनके अंदर ये सारी एंटीबॉडीज़ अगर करवाई जाएँ तो वो उनके अंदर पॉजिटिव आएंगी, लेकिन ना उनको ये जो मैंने सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं GIT के, हीमेटोलॉजिक, स्केलेटल, मसल, न्यूरोलॉजिक, एंडोक्रिनोलॉजी, उनको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे होते साइलेंट सीलिएक डिजीज़ के अंदर। ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन जब बायोप्सी करवाएं तो हमें सीवियर म्यूकोजल डैमेज मिलता है। उसके बाद हम ये होती है साइलेंट सीलिएक डिजीज़। उसके बाद हमारे पास होती है पोटेंशियल सीलिएक डिजीज़। पोटेंशियल सीलिएक डिजीज़ वो होती है जिसके अंदर हमारे पास TG2 एंटीबॉडी, मैंने बताया था ना पैथोजेनेसिस के अंदर कि 3 तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही हैं, एंटी ग्लाइडिन, एंटी एंडोमाइसियल और एंटी TTG। तो ये TG2 एंटीबॉडीज, ये TTG वाली हैं, मतलब कि TG2 एंटीबॉडीज तो इनके अंदर डिटेक्ट हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर कोई हिस्टोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं मिल रही। आप लोगों को मोर्फोलॉजी के अंदर मैं हिस्टोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी बता कर आया हूँ कि विलस से एट्रोफी हो जाती है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया हो जाता है, इसके अलावा वो लॉस ऑफ म्यूकोजल ब्रश बॉर्डर और प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशंस, वो जो मोर्फोलॉजी के अंदर मैंने सारा आप लोगों को बताया था, ठीक है। वो हमें चीज़ें हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं मिल रही, एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन एंटी TTG एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल सीलिएक डिजीज़। उसके बाद हमारे पास होती है लेटेंट सीलिएक डिजीज़। लेटेंट सीलिएक डिजीज़ इन विच सब्जेक्ट शो नॉर्मल हिस्टोलॉजी बट शो ग्लूटेन एंटेरोपैथी एट टाइम, यानी कि जब वो ग्लूटेन खाएगा तो उसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइनल होगी वो सारी की सारी ख़राब होने लग जाएगी, लेकिन आमतौर पर जब वो हिस्टोलॉजी करवाएंगे हिस्टोलॉजी के ऊपर इतना कुछ नहीं नज़र आता है। इसको हम बोलते हैं लेटेंट सीलिएक डिजीज़। अब इसी तरह हमारे पास एक आइसबर्ग फिनोमिना इसने डिस्कस किया गया, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर कंसीडर करें, सबसे पहले आएंगे हमारे पास जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकल प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स के बाद हमारे पास क्या होता है, कुछ साइलेंट होते हैं और एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिस तरह कि हम पढ़ चुके हैं साइलेंट सीलिएक डिजीज़। उसके बाद फिर हमारे पास एटिपिकल आ जाते हैं, यानी कि वो जिनके अंदर पोटेंशियल, जिसको आप लोग पढ़ के आए हैं, यानी कि जिनके अंदर हमारे पास TG2 एंटीबॉडीज होती हैं वो तो हमारे पास पॉजिटिव आ रही होती हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा होता। उसके बाद फिर होते हैं क्लासिक, यानी कि जिनको वाकई ही बीमारी होती है, और लास्ट में हमारे पास आता है डायग्नोस्टिसिस। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीलिएक आइसबर्ग फिनोमिना है, जिसके अंदर हमारे पास 5 लेवल दिखाए गए हैं। पहला जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, सेकंड एसिम्टोमेटिक, थर्ड एटिपिकल,
चौथा क्लासिक और पांचवा डायग्नोस्ट। तो ये हमारे पास सीलिएक आइसबर्ग डिजीज़ थी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट बात, जब कभी आप लोगों से वो पूछे कि मतलब कि पहले तो सिनेरियो दिया होगा, फिर डेफिनेशन पूछ सकता है। पैथोफिजियोलॉजी तो फोर्थ ईयर वालों से पूछेगा, फाइनल ईयर वालों से उसने पैथोलॉजी नहीं पूछनी, ना मेडिसिन में ना पीड्स में। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो लाजमन पूछता है फाइनल ईयर वालों से। अगर फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टिगेशन पूछे तो इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने 4 बड़ी बड़ी हेडिंग्स ज़रूर दिखानी है। उन इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक आप लोगों ने सिम्टम्स, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स की हेडिंग होगी, सेकंड होगी एंटीबॉडी डिटेक्शन, तीसरा होगा HLA टाइपिंग, और चौथी होगी ड्यूडिनल हिस्टोलॉजी। ये 4 चीज़ों की हेडिंग लाजमन आनी है। आप उसके बाद इन चारों हेडिंग्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग होगी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, फिर होगी एंटीबॉडीज़, फिर होगी हमारे पास HLA टाइपिंग, और लास्ट हमारे पास ड्यूडिनल बायोप्सी। अब क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडीज़ हम कर चुके हैं डिस्कस के। 3 तरह की एंटीबॉडीज़ हमें मिलने वाली हैं। कौन कौन सी? anti-TTG-IgA एंटीबॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा फिर टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज़ जिसको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसग्लूटामाइनेज IgA एंटीबॉडीज़। दूसरा हमारे पास होता है एंटी एंडोमाइसिल IgA एंटीबॉडीज़, और लास्ट पर हमारे पास एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ होता है। लेकिन जो एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, ये हमारे पास रिलायबल नहीं होती स्क्रीनिंग के लिए। तो और इसके अलावा अगर आप लोगों से वो पूछे कि यार इन सब में से डेफिनेटिव एंटीबॉडी कौन सी है डायग्नोसिस के लिए, तो MCQs के अंदर आता होता है, तो वो है हमारे पास IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, IgA TTG एंटीबॉडीज़। और इसके अलावा हमारे पास IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज एंटीबॉडीज़ और IgA एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज़। ये जो 2 हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या है, डेफिनेटिव है फॉर डायग्नोसिस के लिए। लेकिन अगर MCQs के अंदर से उसने सिर्फ खाली एक पूछी हो, फिर हमारे पास IgA एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज जो होंगी वो मोस्ट सेंसिटिव होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सीलिएक डिजीज़। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQs है। तो एंटीबॉडीज़ भी हो गया। HLA टाइपिंग करवाएंगे तो HLA के अंदर हमारे पास DQ2 और DQ8 इनकी डिटेक्शन जो होती है वो हमारे पास सीलिएक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है ड्यूडिनल हिस्टोलॉजी। अब ड्यूडिनल हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक हमारे पास क्या है, इन्वेसिव टेस्ट है। इसके अंदर हम इंटेस्टाइनल बायोप्सी लेते हैं, और ये मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। अगर वो पूछे कि इन सारों में से जो हमने 4 हेडिंग लिखी हैं, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, एंटीबॉडीज, HLA, ड्यूडिनल हिस्टोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, तो वो इंटेस्टाइनल बायोप्सी है। अगर पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा है, तो ड्यूडिनल बायोप्सी, इंटेस्टाइनल बायोप्सी जो है हमारे पास क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। अब क्योंकि ये इन्वेसिव है तो हम आमतौर पर इसको परफॉर्म करते वक्त ज़्यादा जल्दी नहीं लेकर आते। इसके अलावा हम आमतौर पर ना एक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं जिसका नाम है इस्पगान क्राइटेरिया, यानी कि ESPGHAN, इस्पगान क्राइटेरिया। ये है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी एंड नियोनेटोलॉजी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या, इस प्रकार क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोगों ने क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को देखकर नॉन इन्वेसिवली, मतलब कि ये क्राइटेरिया ये बताता है कि नॉन इन्वेसिवली आप लोगों ने सीलिएक डिजीज़ कैसे करनी है। आप इसके अंदर ये होता है कि पहली बात आप लोगों को क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मिले, आप लोगों ने एंटीबॉडीज़ करवाई। एंटीबॉडीज़ के अंदर IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज का लेवल 10 टाइम्स हायर आ गया नॉर्मल अपर लिमिट से, तो इसका मतलब है कि आप लोग उसको सीलिएक डिजीज़ लेबल करें। अब उसके बाद ना हमारे पास जब हम बायोप्सी करवाते हैं, तो बायोप्सी करवाने के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास ये विलस है, विलस ये ट्रॉफी हमें शो होती है। तो इसकी हमारे पास ना डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं विलस एट्रोफी डैमेज की। ठीक है। इसके अंदर उसमें देखेंगे आप लोग 4 स्टेज शो किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कंसीडर करें। ये एक पहली स्टेज है। पहली स्टेज के अंदर आप लोग देखेंगे ये हमारे पास कंसीडर करें कि विलस है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पर आप लोग ये डोज चेक करें बहुत कम है, तो क्या है कि ये हमारे पास नॉर्मल है। सेकंड वाली के अंदर देखें, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, नंबर 1 डिग्री है ये। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप लोग देखेंगे तो डोज ज़्यादा हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज। इसके अंदर हमारे पास प्लाज्मा सेल्स की क्या हो गई हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हो गई हुई है। ये सारे डोज नज़र आ रहे होंगे आपको, इन्फिल्ट्रेशन हो गए हैं। लेकिन जब विलस है, ये विलस को देखें, ये विलस आमतौर पर हमारे पास क्या है, इस टाइम नॉर्मल ही है। थर्ड ये हो गया हमारे पास 1। अब 1 के बाद फिर आ जाएंगे, ये हमारे पास है स्टेज 2।
ठीक है। स्टेज 2 के अंदर आप लोगों को ये देखें, ये था हमारे पास क्रिप्स होती हैं। अभी यहाँ पे क्रिप्स हमारे पास नॉर्मल है, इतनी क्रिप्स का हाइपरप्लेजिया नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा गहरी नहीं हुई, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखें क्रिप्स कितनी नीचे डाउन चली गई है, कितना हमारे पास क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो गया है। तो स्टेज 2 जो होती है वो हमारे पास क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया को शो करती है। आगे आ जाती है हमारे पास स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर हमारे पास आप लोग देखें यहाँ पे विलस ठीक थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास विलस जो है वो हमारे पास डैमेज होने लग गई है। लेकिन अभी कंप्लीट एट्रोफी नहीं हुई, इसके अंदर माइल्ड और मॉडरेट एट्रोफी हो जाती है। ये 3 स्टेज भी हमारे पास आगे फर्दर 3A 3B 3C के अंदर डिवाइड होती है। लेकिन आप लोग बस ये याद रख लें कि इसके अंदर विलस एट्रोफी होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। लास्ट वाले के अंदर देखें, इसके अंदर विलस कंप्लीट विलस एट्रोफी है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हमें आमतौर पर नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं इंटेस्टाइनल विलाई के डैमेज होने की। इसके इसके अलावा आप लोग ये देखें क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मैंने बताया था, इसके अंदर प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन कितना प्रोट्यूबरेंट है, और जो बटन से मैंने उनको बताया था कि उनकी एट्रोफी हो जाती है और फ्लैट होते हैं। ये सिनेरियो के अंदर आ सकता होता है, तो इसलिए ये डायग्राम भी आप लोग देख लें, प्रोट्यूबरेंट एब्डोमेन एंड फ्लैट बटक्स। उसके बाद फिर अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास आता है ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी, ट्रॉपिकल स्प्रू, जियार्डियासिस, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, क्रोहन डिजीज़, ईओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटराइटिस, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, नॉन ग्लूटेन डाइट। असल में आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, इसके अलावा इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तो यही है ना कि वो डिजीज़ जो जिसके साथ हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मेनली आप लोग अगर ये बुक्स कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा। सीलिएक डिजीज़ के जो होंगे, सबसे पहले टॉपिकल स्प्रू लिखें। इसके अलावा लिम्फोमा आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम सीलिएक डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते तो आगे जाके टी सेल लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का नाम याद रख लें, विपल डिजीज़ का नाम याद रख लें, जीआईडियासिस का नाम याद रख लें, और इसके अलावा वहाँ पर जो हमने पढ़ा था ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी का नाम याद रख लें, और ईओसिनोफिलिक गैस्ट्रोएंटराइटिस रख सकते हैं, क्रोहन डिजीज़, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर लिख सकते हैं। अब ना इसकी डिजीज़ की हमारे पास आ जाती हैं एसोसिएशंस के अंदर। अब ये सारी लिखी हुई हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सोजोर्जन सिंड्रोम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेफिशिएंसी, प्रीनिशियस एनीमिया, सार्कोडोसिस, न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस। अब ये इतनी ज़्यादा लिखी हुई हैं, डाउन सिंड्रोम, माइजेंथीनिया ग्रेविस, डर्माटाइटिस हिपैटोफोर्मिस, स्मॉल बाउल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, अल्सरेटिव जुजिनाइटिस, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। तो इतनी सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आप लोगों को 7-8 के नाम आते हैं, इनफ है। तो एसोसिएशन के टाइप 1 डायबिटीज़ का नाम याद रख लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड डिजीज़ का नाम याद रख लें, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का नाम याद रख लें, सोजोर्जन सिंड्रोम। इसके अलावा फिर पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का नाम याद रख लें, अल्सरेटिव जुजिनाइटिस का नाम याद रख लें, और कुछ सिंड्रोम्स के नाम भी याद रख लें, लाइक डाउन सिंड्रोम और माइजेंथीनिया ग्रेविस। कुछ एक कार्सिनोमा का नाम याद रख लें, स्मॉल बाउल कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। उसके अलावा प्रीनिशियस एनीमिया। इतने इनफ है, अगर आप लोगों को यही याद रह जाते हैं डिजीज़ एसोसिएशंस के अंदर तो इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट इसकी किस तरीके से करनी है। मैनेजमेंट सीलिएक डिजीज़ की मैनेजमेंट ये है कि आप लोगों ने बंदे को ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, हमेशा हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए वो ग्लूटेन फ्री डाइट खाएगा। ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है, इसको डिफाइन करना आना चाहिए। ग्लूटेन फ्री इज डिफाइंड एज लेस दैन 20 ppm एंड ग्लूटेन थ्रेश होल्ड टू बी सेट टू लेस दैन 50 mg पर डे। यानी कि ग्लूटेन फ्री होती है वो डाइट है जिसके अंदर ग्लूटेन लेस दैन हो 20 ppm, या फिर आप लोग दिन में अगर ग्लूटेन खा भी रहे हैं तो उसका थ्रेश होल्ड जो हो वो 50 mg पर डे से कम रहे। अब आप लोगों ने देखेंगे अगर ये इस तरह करेंगे तो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो होती है वो हमारे पास 3 से 12 मंथ, वो क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हमारे पास हफ्तों के अंदर आ जाती है, विद इन वीक्स आ जाती है। और जो हिस्टोलॉजिक रिपेयर होती है वो हमारे पास 3 से 12 मंथ्स के अंदर रिपेयर होती है। इसके अलावा जब ये हीलिंग हो रही होती है, जब बंदा आता है तो उसको हम शुरू में बंद करते हैं कि वो लैक्टोज और आयरन सप्लीमेंटेशन ना ले। जब हिस्टोलॉजिकल रिपेयर हो जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि हाँ अब वो लैक्टोज वगैरह और आयरन सप्लीमेंटेशन ले। और इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने इसको ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो गए हैं, इसको माल एब्जॉर्प्शन है, तो इसको आप लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, इसको वाइटामिन प्रोवाइड करने हैं। न्यूट्रिशन एंड वाइटामिन सप्लीमेंटेशन आप लोगों ने इसको लाजमन देनी है। इसके अलावा अब ये बंदा रोटी वगैरह तो नहीं खा सकता, तो फिर ये क्या क्या चीज़ें खा सकता है। ये हमारे पास राइस चावल खाए, फल खाए, सब्जियाँ खाए, दूध पिए, अंडे खाए। इसके अलावा राइस और कॉर्नफ्लोर ब्रेड यूज़ करे, ठीक है। सप्लीमेंटल कैलोरीज, विटामिन और मिनरल्स इसको दी जाएँ। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि
बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर है, सीलिएक क्राइसिस के अंदर है, मैल न्यूट्रिशन है, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो ऐसे बंदे को आप लोगों ने कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर साइलेंट सीलिएक डिजीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, वो बंदा होता है जिसके अंदर हमारे जो एसिम्टोमेटिक होता है, जो हमने इतने ज़्यादा सिम्टम डिफाइन किया उसके अंदर वो सारे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब सीरोलॉजी करवाते हैं तो हमारे पास IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइन, IgA एंटीबॉडीज़ और बाकी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, बस सिम्टम्स ही नहीं मिल रहे होते। लेकिन तो ऐसा बंदा अगर डायग्नोस हो जाए तो अब आप लोगों ने उसको भी ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है हमेशा के लिए। ठीक है, पॉजिटिव आ जाए सीरोलॉजी के अंदर तो अब आप लोगों का उसका ट्रीटमेंट यही है कि वो क्या करे, ग्लूटेन फ्री डाइट खाए। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई। अब अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं सीलिएक डिजीज़ की वजह से, तो इसके अंदर हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि टी सेल लिम्फोमा डेवलप हो सकता है अनट्रीटेबल की वजह से, स्मॉल बाउल कार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, अल्सरेटिव जिजिनोआलियाइटिस हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोप्रोसिस और अल्सरेटिव जिजिनोआलियाइटिस। ठीक है, तो क्या क्या डेवलप हो सकता है, टी सेल लिम्फोमा, स्मॉल सेल लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, अल्सरेटिव जिजिनोआलियाइटिस, ओस्टियोप्रोसिस एंड ओस्टियोमलेशिया। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी सीलिएक डिजीज़। अब इस सीलिएक डिजीज़ के बाद अब आप लोग कहीं से भी पढ़ें, आप लोगों की ऑलमोस्ट हर चीज़ इसके अंदर कंप्लीट हो गई है।